हेलो प्यारे बच्चों, कोलिजन के बारे में हम लोग बच्चों सीख रहे थे। आज उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। जो आगे की बातें हैं उनको समझने का, सीखने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं बच्चों, हम लोगों ने ये सीखा था कि कोलिजन क्या होता है, कोलिजन के जस्ट पहले, जस्ट बाद और कोलिजन के दौरान क्या कंडीशन होते हैं, कैसे लीनियर मोमेंटम को कंजर्व किया जाता है, क्या कंडीशन होता है, ये सारी बातें सीखे थे बच्चों। अब यहाँ पर कोलिजन के टाइप्स की बात करेंगे। डायरेक्शन के बिहाफ पर, डायरेक्शन के आधार पर बच्चों कोलिजन को बेसिकली दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। उसमें एक होता है वन डायमेंशनल कोलिजन या उसी को कहते हैं हेड ऑन कोलिजन, और दूसरा होता है बच्चों टू डायमेंशनल कोलिजन जिसको हम कहते हैं ऑब्लिक कोलिजन। मान लीजिए बच्चों, एक कोई सी बॉडी है m1 मास की, u1 वेलोसिटी से जा रहा है और उसके सामने कोई दूसरी बॉडी m2 मास की u2 वेलोसिटी से जा रहा है। अगर u1 ग्रेटर देन u2 होगा तो m1 मास जाके m2 मास से टकराएगा। बिल्कुल इस m1 मास का जो सेंटर ऑफ मास है, अगर इसके मोशन को देखें और m2 मास का जो सेंटर ऑफ मास है इसके मोशन को देखें तो दोनों एक ही लाइन के अलांग होंगे। और ऐसे पर्टिकुलर केस में जब m1 m2 को टक्कर मारेगा तो कोलिजन के बाद वेलोसिटी दोनों की बदल तो जाएगी लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन वही रहेगा। ठीक है बच्चों, ये जिस लाइन में कोलिजन हुआ बच्चों, इस लाइन को हम लोग नाम देते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इस लाइन को बच्चों हम क्या नाम देते हैं? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। कोलिजन से पहले की सिचुएशन, ये इस लाइन से पहले आप लोग देखो, ये कोलिजन से पहले का सिचुएशन है। कोलिजन से पहले के सिचुएशन में लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है कोलिजन के बाद के सिचुएशन में जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है सेम है। अगर ऐसा कोलिजन होता है बच्चों तो इसको हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं वन डायमेंशनल कोलिजन या उसी को कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। दूसरा, यहाँ के अंदर बच्चों कोलिजन m1 मास का m2 मास से हुआ। देखिए इसके सेंटर ऑफ मास का मोशन देखिए ये वाले लाइन में है, इसके सेंटर ऑफ मास का मोशन देखिए ये वाले लाइन में है। दोनों के लाइनों में थोड़ा सा अंतर है। अगर इस प्रकार से m1 मास जाके m2 उसको टकराएगा तो m2 थोड़ा ऐसे नीचे की ओर शिफ्ट होगा, ऑब्लिक चलने की कोशिश करेगा, और ये m1 बच्चों यूं ऑब्लिक चलने की कोशिश करेगा। मतलब कोलिजन से पहले अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऐसे था, देखिए इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट या लाइन ऑफ मोशन ऐसे था बच्चों। कोलिजन के जस्ट बाद देखिए यहाँ पर इनके लाइन ऑफ इम्पैक्ट का या यूँ कह लीजिए बच्चों मोशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। ये देखिए इनके मोशन का डायरेक्शन चेंज हो गया है। इस तरह के कोलिजन को बच्चों हम लोग नाम देते हैं ऑब्लिक कोलिजन या टू डायमेंशनल कोलिजन। ऑब्वियसली यहाँ सब कुछ एक ही एक्सिस के अलांग हो रहा है। यहाँ पर चीज़ों को सीखने के लिए हमें दो एक्सिस का सहारा लेना पड़ेगा। एक बार हम लेंगे अलांग एक्स एक्सिस, एक बार अलांग वाई एक्सिस, अलांग एक्स एक्सिस अलांग वाई एक्सिस। तो बच्चों उस बिहाफ पे क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर ये केस है तो केस इजी होता है, ये केस है तो भी इजी होता है, बशर्ते इससे थोड़ा सा स्टेप्स इसमें बढ़ जाते हैं क्योंकि इसमें हमें एनालिसिस टू डायमेंशन में करना होता है। ठीक है, अगर यहाँ हम एनालिसिस केवल x के अलांग कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हमें एनालिसिस x और y दोनों के अलांग करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें समय ज़्यादा लगता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। बच्चों इलास्टिसिटी के बेसिस पर कोलिजन को तीन ग्रुप में डिवाइड करके स्टडी की जाती है, जिसमें कोलिजन के टाइप्स को बताया जाता है इलास्टिक कोलिजन या उसी को कह सकते हो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अगर इलास्टिक बोला गया तो अपने यहाँ परफेक्टली इलास्टिक को हम एज्यूम करके चलेंगे, अगर कोई और कुछ मेंशन नहीं है सवाल में ऐसा तो। और बच्चों यहाँ दूसरा होगा इन इलास्टिक कोलिजन और तीसरा थर्ड होगा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। यहाँ के अंदर क्या होता है बच्चों, जब दो बॉडी कोलाइड करते हैं तो मैंने क्या बताया था, कोलिजन से पहले का सिचुएशन, कोलिजन के जस्ट ड्यूरेशन में जब कोलिजन हो रहा होता है तो बच्चों जब दोनों बॉडी का कांटेक्ट होता है तो जहाँ कांटेक्ट होता है वहाँ का मीडियम डिफॉर्म हो जाता है, और इलास्टिसिटी जितनी ज़्यादा इन दोनों बॉडी के अंदर होती है उतनी जल्दी ये रिफॉर्म हो जाता है और यहाँ फिर से किसी अदर वेलोसिटी से मूव करने लगता है। तो बच्चों मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो मीडियम यहाँ डिफॉर्म हुआ है अगर कंप्लीटली रिफॉर्म हो जाए, फिर से पहले जैसा हो जाए एकदम से, तो बच्चों ऐसे कोलिजन को हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक या केवल इलास्टिक बोल दिया जाता है कोलिजन। और अगर
यहाँ पर थोड़ा बहुत ये डिफॉर्मेशन बचा रहे तो ऐसे कोलिजन को इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं, और पूरा का पूरा डिफॉर्मेशन वैसे ही बना रह जाए तो उसको हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की पहचान ये होती है, देखो बच्चों, कोलिजन के जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पूरे सिस्टम का यहाँ एप्लीकेबल तीनों तरह के कोलिजन में होते हैं, चाहे कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो, चाहे कोलिजन बच्चों परफेक्टली इनइलास्टिक हो, चाहे कोलिजन प्रैक्टिकल यानी कि इनइलास्टिक कोलिजन हो। इन सभी तरह के कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई होता, लेकिन जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर, कोलिजन के जस्ट पहले लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल टू कोलिजन के जस्ट बाद लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये कॉन्सेप्ट तीनों में लागू होगा, कुछ नहीं सोचना है कि कोलिजन कैसा है, सभी के लिए लागू होगा। अच्छा, दूसरा यहाँ के अंदर बच्चों काइनेटिक एनर्जी का जहाँ तक सवाल है, जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है तो बच्चों यहाँ काइनेटिक एनर्जी, जब कोलिजन होता है तो जितनी काइनेटिक एनर्जी लेके जाते हैं बच्चों वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है। जब ये मीडियम डिफॉर्म होता है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और जैसे ही रिफॉर्म होता वो पोटेंशियल एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में रिफॉर्म हो जाता है। यानी काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा, सेम। कहते हैं क्या ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा? नहीं सर, ड्यूरिंग कोलिजन कंजर्व नहीं होगा, भले ही कोलिजन इलास्टिक हो, ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, क्योंकि ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका होता है, और जस्ट आफ्टर कोलिजन वो पोटेंशियल एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी बन चुका होता है। अगर 100 जूल काइनेटिक एनर्जी 100 जूल तो फिर से यहाँ 100 जूल हो जाएगा, लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन वो 100 जूल काइनेटिक एनर्जी 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो इस तरह से कन्वर्जन होता है। ठीक है बच्चों, तो वही मैंने यहाँ के अंदर दिखाया है, काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम जस्ट आफ्टर एंड जस्ट बिफोर कोलिजन। ठीक है बच्चों, यहाँ के अंदर अब दूसरा केस हमारे पास है इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी जनरली डिक्रीज करता है, जनरली डिक्रीज करता है, लेकिन कुछ एक केस ऐसे भी होते हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज भी कर सकता है या बराबर भी रह सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लो फायरिंग ऑफ बुलेट हुआ, फायरिंग ऑफ बुलेट में हमारा जो कोलिजन हुआ ट्रिगर का बुलेट से वो इनइलास्टिक टाइप का हुआ, लेकिन इंटरनल एनर्जी एक्साइटेशन एनर्जी डेवलप होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे बच्चों काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। चलो ये बात आपको समझ आया। ऐसे तमाम एग्जाम्पल आपको मिलते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इसमें बच्चों काइनेटिक एनर्जी घटना ही घटना होता है। इसमें मीडियम अगर एक बार डिफॉर्म हुआ तो फिर से वो रिफॉर्म हो ही नहीं पाता, कंप्लीटली डिफॉर्म बना रह जाता है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पक्का है, घट रहा होता है, डिक्रीज कर रहा होता है। ठीक है बच्चों, अब अगला हमारे पास एक कोएफिशिएंट आता है जिसको नाम दिया जाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू बच्चों अभी न्यूटन्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे, उसमें स्पष्ट होगा। इसकी वैल्यू परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 होता है, और इन इलास्टिक कोलिजन अगर है तो ई यानी कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, 0 से ज़्यादा बट 1 से कम होती है। यहाँ पर अगर कोलिजन हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक है तो ऐसे केस में बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो यहाँ के अंदर होता है दैट इज 0। ठीक है, यहाँ के अंदर बच्चों अगला जो यहाँ सिचुएशन बनता है, कोलिजन के बाद दो बॉडी सेपरेटली मूव करते हैं। अगर हमारा कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो कोलिजन होने के बाद एक क्षण मात्र के लिए संपर्क में आएंगे, कोलिजन के बाद दोनों डिटैच होकर अलग अलग मोशन करेंगे। यहाँ पर बच्चों अगर इनइलास्टिक कोलिजन की बात करें तो यहाँ पर भी कोलिजन के जस्ट बाद दोनों बॉडी अलग अलग होकर के मोशन कर रहे होते हैं, सेपरेटली मोशन कर रहे होते हैं। और अगर बच्चों यहाँ पर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बात करें तो यहाँ पर टकराव के बाद दोनों बॉडी क्या कर जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं। ठीक है, चिपक जाते हैं एक दूसरे में, एक साथ मोशन करते हैं। ठीक, तो यहाँ के अंदर ये रहा सिचुएशन, ये रहा कंडीशन जो मैंने आपको बताया। तमाम सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे बच्चों। जैसे मान लीजिए हम ऐसे समझाएं, एक यहाँ ग्राउंड लेवल है, यहाँ से कोई बॉल मैंने गिराया, टेनिस बॉल,
और ये उछलकर अगर उसी ऊंचाई तक फिर से जाके पहुंचे, मतलब जितने वेलोसिटी से ज़मीन पर टकराया होगा उतने ही मैग्नीट्यूड के वेलोसिटी से ऊपर की ओर बाउंस होगा, तो उसी हाइट तक ऑब्वियसली फिर से पहुंच पाएगा। u=0 से इसको गिराया गया था। इस तरह के कोलिजन को हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। लेकिन जनरली होता क्या है कि जब कोलिजन होता है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है, बचे हुए काइनेटिक एनर्जी से ये उठ रहा होता है। यानी 10 मीटर पर सेकेंड से अगर ये टकराया है तो जनरली 10 मीटर पर सेकेंड से कम वेलोसिटी से ऊपर उठता है। सपोज करिए 7 मीटर पर सेकेंड से ऊपर उठ रहा है तो उतनी हाइट तक ये नहीं जा पाता है। बच्चों ऐसे कोलिजन को हम लोग कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। और अगला हमारे पास होता है बच्चों यहाँ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इसका बड़ा सुंदर सा एग्जाम्पल देखने को मिलता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। जब फोटॉन मेटल के अंदर बैठे हुए फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट होता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन फोटॉन के टोटल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक तरह से फोटॉन को अपने आप में समाहित कर लेता है, हम कह सकते हैं। और यहाँ पर फोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक ही हो जाते हैं। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर फोटॉन कह लीजिए चिपक जाता है, उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है कंप्लीटली। ऐसे कोलिजन को हम लोग बच्चों क्या नाम देते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है बच्चों, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। आगे के टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ। देख लीजिए जल्दी से क्या है ये लॉ, आप जानते हो, एक बार रिपीट कर देते हैं। बच्चों मान लीजिए m1 मास की कोई बॉडी m2 मास के कोई बॉडी से जाके टकराएगा तभी जब u1 u2 से ज़्यादा होगा। और यहाँ पर टकराने के बाद दोनों डिटैच होके सेपरेट होके अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे हों। इस बार v2 ज़्यादा है v1 से, ठीक है। इस बार m2 तेज चल रहा है m1 से। तो बच्चों यहाँ कितने वेलोसिटी से, अगर इसके रेस्पेक्ट में मैं देखूँ ये कितने वेलोसिटी से जा रहा है तो उसको हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और यहाँ पर कितने वेलोसिटी से दोनों अप्रोच कर रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कितने वेलोसिटी से सेपरेट हो रहे हैं, एक तरह से रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन उसको कहेंगे। और कितने वेलोसिटी से अप्रोच हो रहा है उसको हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहाँ पर न्यूटन जी का एक्सपेरिमेंटल लॉ यही था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जस्ट आफ्टर कोलिजन, जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा दैट मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी एक तरह से होगा, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन दोनों के बीच जस्ट बिफोर कोलिजन जो होगा, इन दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा बच्चों, कांस्टेंट नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर नंबर मिलेगा, दैट इज ई। ई जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ई को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यहाँ के अंदर बच्चों वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर देखेंगे तो कितना होगा, v2 बड़ा माइनस छोटा, v2 माइनस v1। और यहाँ के अंदर बच्चों वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा u1 माइनस u2। तो यहाँ के अंदर दिस रेशियो विल बी इक्वल टू 1, दिस रेशियो विल बी इक्वल टू 1। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें जितने भी, माफ़ करिएगा मुझसे एक गलती हो गई, 1 नहीं यहाँ ई रहेगा बच्चों, यहाँ ई रहेगा, सही कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए कि यहाँ के अंदर हम डायरेक्शन की बात करें तो जितने भी वेलोसिटी वेक्टर हैं u1 हो, u2 हो, v1 हो, v2 हो, सब एक ही लाइन के एलांग हैं बच्चों। अगर सभी वेलोसिटी वेक्टर एक ही लाइन के एलांग हैं इट मीन्स अगर हम इस इक्वेशन में से वेक्टर को जस्ट हटा दें तो भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल से अगर वेक्टर को हटाएंगे क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम ही है तो इक्वेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लीजिए सर मैंने हटा दिया, इक्वेशन कुछ इस तरह से बना, लेकिन वहीं पर कहीं अगर u2 ऐसे होता तो मैं ये नहीं कर पाता, अगर हटाता तो मुझे साइन उल्टा करना पड़ता, ठीक है, सबको सेम डायरेक्शन में ले जाना पड़ता। ठीक बच्चों, जैसे मान लो हमारा ये u2 जो सॉल्व करें मान लो ऐसे होता तो अब u2 को अगर मैं वेक्टर हटाता यहाँ से तो माइनस u2 लिखता तो यहाँ क्या आ जाता, प्लस u2 आ जाता। एक तरह से रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, अगर सबकी डायरेक्शन सेम है तो सिंपली आप वेक्टर को हटा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जहाँ तक सवाल है इसकी वैल्यू 1 होती है अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, जिसको इलास्टिक ही बोल दिया जाता है। ई की वैल्यू बच्चों 1 से कम होता है और 0 से ज़्यादा होता है, 1 से कम होता है और 0 से ज़्यादा होता है। कह लीजिए 0 और 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। कौन से कोलिजन के लिए, कौन से कोलिजन के लिए, इन इलास्टिक कोलिजन के लिए। और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है तो ई की वैल्यू क्या होगा बच्चों, 0 होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 होगा। चलिए
अब हम लोग वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन की डिटेल्ड स्टडी यहाँ करते हैं। डिटेल्ड स्टडी वो भी जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है वन डायमेंशनल या फिर उसी को हेड ऑन कह सकते हैं, वन डायमेंशनल या हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। यहाँ पे कोलिजन का नेचर इलास्टिक होगा और कोलिजन का नेचर हेड ऑन यानी वन डायमेंशनल होगा। देखिए सपोज दैट एक m1 मास की कोई बॉडी है बच्चों, m2 मास के बॉडी से जाके टकरा रही है। u1 वेलोसिटी से पहले ये चल रहा था, u2 से ये चल रहा था। ऑब्वियसली u1 ग्रेटर देन u2 रहा होगा तभी कोलिजन हुआ होगा। बच्चों यहाँ पर जाके टकराया और टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटीज बदल गई, v1 और v2 हो गया। तो क्योंकि कोलिजन में जो हमने केस लिया वो इलास्टिक कोलिजन का केस है और हेड ऑन कोलिजन है, तो ऐसे केस में बच्चों हमारे पास क्या होगा, पहली बात कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वो तो लागू हुई होगा, कोई भी कोलिजन हो तो यहाँ भी अप्लाई होगा। बच्चों कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। देखिए सभी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसका मतलब अगर वेक्टर हटा के भी हम देखें तो कोई प्रभाव यहाँ नहीं पड़ने वाला, तो सिंपली वेक्टर को मैं हटा देता हूँ ताकि एनालिसिस आसान हो जाए। तो इक्वेशन नंबर 1 मिला। और क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, तो ऐसे कंडीशन में बच्चों क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम ये नहीं कह सकते ड्यूरिंग कोलिजन होगा, बट जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सेम बनी रहेगी। जस्ट बिफोर कोलिजन यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर, यहाँ की हाफ m2 u2 स्क्वायर। जस्ट आफ्टर कोलिजन यहाँ के लिए हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर, यहाँ के लिए हाफ m2 v2 स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों और एक और चीज, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट मीन्स v2 माइनस v1 और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट मीन्स u1 माइनस u2 इक्वल टू 1 होगा। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के स्थान पर बच्चों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा, क्योंकि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। तो यहाँ से मिला हमारे पास v1 माइनस v2 इक्वल टू u1 माइनस ऑफ u2। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 3। 1, 2 एंड 3 तीन इक्वेशन बच्चों यहाँ मिल रहे हैं, तीनों को सॉल्व किया जाता, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है और अल्टीमेटली मुझे रिजल्ट ये मिलता है, कोलिजन के बाद पहले बॉडी की वेलोसिटी, कोलिजन के बाद दूसरे बॉडी की वेलोसिटी। यहाँ रिजल्ट कुछ इस प्रकार से हमें मिल रहा होता है बच्चों, पहले बॉडी की वेलोसिटी कोलिजन के जस्ट बाद आता है v1 इक्वल टू m1 माइनस हाफ m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस हाफ m2 इंटू u1 प्लस होगा 2 टाइम्स ऑफ m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई u2। ठीक है, कोलिजन के जस्ट बाद दूसरे बॉडी की क्या वेलोसिटी होगी, हमने v2 माना है, तो सॉल्व करने के बाद v2 की वैल्यू निकल के आती है, जो v1 के लिए एक्सप्रेशन आया उसके अंदर आप एक काम करिए, m1 की जगह m2, m2 की जगह m1, u1 की जगह u2, u2 की जगह u1 आप रिप्लेस कर दीजिए, आपको इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ था m1 माइनस m2, यहाँ कर दीजिए m2 माइनस m1, यहाँ m1 प्लस m2, यहाँ कर दीजिए m2 प्लस m1। अब भाई m2 प्लस m1 लिखें या m1 प्लस m2 लिखें फर्क नहीं पड़ता, तो उतना ही रहने देते हैं। u1 के जगह पर u2, 2m2 के जगह पर 2m1, m1 प्लस m2 की जगह पर m2 प्लस m1, बात तो वही रहेगा, चाहे जैसे लिखें, तो इसको ऐसे ही रहने दिया, इंटू u2 के जगह पर u1। ये हो गया बच्चों कोलिजन के जस्ट बाद दूसरे बॉडी की वेलोसिटी। ठीक, अब यहाँ पर एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए बच्चों पहला बॉडी बहुत बड़ा हो, सपोज हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, पहला बॉडी बहुत बड़ा है और दूसरा बॉडी बहुत छोटा है। जैसे किसी ट्रेन से कोई साइकिल सवार टकरा जाए या कोई गेट जाके टकरा जाए तो क्या होगा। ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में बच्चों क्या होगा कि यहाँ के अंदर हमारे पास कोई बॉडी है m1 मास की जो कि काफ़ी ज़्यादा है m2 से, दोनों किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से एक लाइन के अलांग जा रहे थे, u1 u2 से ज़्यादा रहा होगा, m1 जाके m2 से बच्चों टकराया होगा, टकराने के बाद इस तरह का सिचुएशन बना होगा। पहला जो हमारे पास बॉडी है जिसका मास m1 है वो v1 वेलोसिटी से चलने लगा, दूसरा वाला v2 वेलोसिटी से चलने लगा। तो यहाँ पर बच्चों m1 m2 की तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो m1 के कंपैरिजन में m2 को हम इग्नोर करेंगे, इसको लगभग 0 मान लेंगे और इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों m2 की जगह 0 रख के देखो, m1 के कंपैरिजन में जैसे मान लिया 1000 किलोग्राम माइनस 10 ग्राम, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। बच्चों यहाँ के अंदर हमारे पास क्या होगा, m1 माइनस 0, m1 माइनस 0, तो m1 अपॉन m1 मीन्स 1 आ गया, 1 इंटू u1, तो v1 की वैल्यू बच्चों u1 आ गया
और यहाँ वाला क्या होगा भाई, m2 के जगह पर मैं क्या रख रहा हूँ 0, यहाँ m2 के जगह पर बहुत छोटा मानते हुए 0 रखूंगा तो ये पूरा फैक्टर खत्म हो जाएगा, केवल क्या आ गया u1, यानी कि v1 की वैल्यू u1 आ गया। सिमिलरली v2 के बारे में सोचते हैं, हम m2 को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, m2 को बच्चों यहाँ 0 मान रहे हैं, तो -m1/m1 बचेगा जो कि -1 हो जाएगा इंटू u2, यानी -u2 हो गया। यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 है, 2m1 तो ठीक है, m2 को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, तो 2m1/m1 यानी 2u1 बच जाएगा। यहाँ के जगह पर जो 2u1 आ गया, यहाँ -u2, तो हमारे पास बचा -u2 प्लस 2u1, इसको सीधा कर लें थोड़ा सा, तो 2u1 -12u2 के बराबर आएगा। अब देखो आप लोग एग्जाम्पल इस पे ले रहे हैं बच्चों, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो इक्वेशंस हम लोगों ने ये बनाए हैं, ये इक्वेशंस बनाए हैं, वो ये वाली स्टैंडर्ड में बना है, सबकी वेलोसिटी क्या है, देखिए सेम डायरेक्शन में है, लेकिन अगर कभी उल्टा केस हुआ तो उसके हिसाब से मुझे मैनेज करना पड़ेगा। जैसे पहला केस तो मैंने स्टैंडर्ड लिया है, m1 मास की कोई बॉडी है, बहुत बड़ी बॉडी है, इसके कंपेरिजन में m2 हमारा छोटा सा है, मान लो 1000 kg का है, ये मान लीजिए 0.5 kg का है, तो बच्चों ऐसा ही कुछ केस यहाँ बनेगा। पहला वाला बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था और दूसरा वाला बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, कोलिजन हुआ। अब सवाल यह है, कोलिजन के जस्ट बाद यहाँ पहले बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी और दूसरे बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों, v1 की वैल्यू आप देखें, v1 = u1, यानी जितना पहले था उतना अभी भी बना रहेगा। कोलिजन के जस्ट बाद पहले बॉडी, बड़े वाले बॉडी के वेलोसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था तो अभी भी ये 10 मीटर पर सेकेंड से ही जाता रहेगा। और दूसरा जो बहुत छोटा है उसके बारे में जरा सोचें, उसकी वेलोसिटी होगी 2u1 - u2, 2u1 - u2, यहाँ के अंदर 2u1 मतलब 2v2 की वैल्यू यहाँ के अंदर बच्चों आ जाएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, v2 यहाँ के अंदर आ जाएगा 2u1, u1 इन द सेंस 10, ठीक, माइनस आप क्या आना है u2, माइनस आप क्या हो जाएगा 5, यानी 20 - 5 कितना आ गया 15, तो ये हो जाएगा बच्चों 15 मीटर पर सेकेंड। अब केस मैं उल्टा मान रहा हूँ, ये हमारा m1 मास का जो बॉडी है, सपोज ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, m2 जो बहुत छोटा वाला है कंपैरेटिवली, वो सपोज करिए उल्टा आ रहा है, तो ऐसे केस में पहले बॉडी की वेलोसिटी पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतने का उतना ही बना रहेगा। जो बड़ा वाला बॉडी है बच्चों, छोटे वाले बॉडी का क्या होगा, देखो यहाँ ये वाला जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला था, ये सब एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने निकाला है, ये स्टैंडर्ड मानते हुए निकाला है। ये सारे सिचुएशन जो आए हैं कि सबकी वेलोसिटी सेम है, लेकिन सर यहाँ जो हमने u1 माना था, u2 माना था, यहाँ वो u2 इधर को हो गया, तो इसको इधर को बनाएंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड की बजाय -5 मीटर पर सेकेंड आएगा। अगर बिल्कुल मैं वैसे कॉपी करना चाहूँ तो जिसको मैंने 5 मीटर पर सेकेंड लिखा, उसको अब मैं क्या लिखूंगा, -5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा v2 की वैल्यू जो हमारे पास आ रहा था बाई एक्सप्रेशन 2u1 - u2, इसमें जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो 2u1 इन द सेंस 2 × 10 -u2। अब u2 के जगह पर मैं 5 नहीं क्या रखूंगा, -5 रखूंगा। तो यहाँ के अंदर बच्चों इस प्रकार से ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, यहाँ के अंदर आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। ये रहा सिचुएशन, इस तरह से चीज़ों को हम लोग डील करेंगे। ठीक है बच्चों, मान लीजिए यहीं पर कि दूसरी बॉडी अगर रेस्ट में रही होती तो क्या होता। सपोज मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर एग्जांपल को बदल देता हूँ। सपोज करिए दूसरी बॉडी रेस्ट में रही होती तो क्या सिचुएशन बनता, इसकी वेलोसिटी 0 थी, तो टकराने के बाद पहले बॉडी की वेलोसिटी जितना टकराने से पहले था उतना टकराने के बाद भी बना रहेगा। और दूसरे बॉडी के वेलोसिटी के बारे में अगर पूछें तो u2 की वैल्यू यहाँ क्या है 0 कर देंगे तो 2u1, यानी कि दूसरा बॉडी जो हमारे पास जाएगा वो 20 मीटर पर सेकेंड से आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब कोई बहुत बड़ी बॉडी किसी बहुत छोटी बॉडी में अगर टकराव करे तो टकराने के जस्ट बाद जो हमारा बहुत बड़ा वाला बॉडी है उसके वेलोसिटी पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन छोटा वाला जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी 2 गुनी हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी एज कंपेयर टू बिगर बॉडी। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से यहाँ पर सिचुएशन बनेगा। चलिए अगला केस इस पर देखते हैं बच्चों। 1 डायमेंशनल हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन की जब हम लोग बात किए
तो कोलिजन के जस्ट बाद दोनों बॉडी की जो वेलोसिटी थे वो कुछ इस तरह से, वेलोसिटी v1 की वैल्यू कुछ ऐसे आई थी, v2 की वैल्यू कुछ ऐसे, एक्सप्रेशन आपने देखा अभी, वही मैंने फिर लिखा है। पहला केस हम लोगों ने देखा जब m1 बहुत ज़्यादा हो m2 से तो क्या होगा। दूसरा केस अब हम लोग देखेंगे कि अगर m1 और m2 बराबर हो तो क्या होगा। और एक केस बच्चों बड़ा ज़रूरी हो जाता है, यहाँ से खूब सवाल आते हैं। अगर यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास m1 इक्वल टू m2 हो जाए, रख के देखते हैं, m1 इक्वल टू m2 रखेंगे तो m1 माइनस m2 यहाँ है, इसलिए क्या हो जाएगा 0, 0 अपॉन समथिंग दैट इज 0। यहाँ के अंदर ये 0 हो गया प्लस 2 टाइम्स ऑफ m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। बच्चों यहाँ के अंदर 2 टाइम्स ऑफ m2 को 2m लिख दीजिए और नीचे भी m1 प्लस m2 मीन्स 2m आ जाएगा, क्योंकि m1 इक्वल टू m2 इंटू m हमने मान लिया है। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में ये 2m कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, क्या आ गया u2, यानी v1 की वैल्यू u2 के बराबर आ गया। सिमिलरली यहाँ देखो बच्चों दूसरे वाले एक्सप्रेशन में v2 क्या आएगा, m1 इक्वल टू m2 रखोगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। m1 इक्वल टू m2 रखोगे तो ये वाला ब्रैकेट 1 आ जाएगा, यानी v2 की वैल्यू u1 आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन को आपको देख के क्या लगता है कि जो दूसरे बॉडी की वेलोसिटी पहले थी, जो वेलोसिटी पहले दूसरे बॉडी के पास था, वही वेलोसिटी कॉपी किसके पास हो गया, पहले बॉडी के पास। कोलिजन के बाद की वेलोसिटी जो पहले बॉडी की है, वही वेलोसिटी कोलिजन के पहले किसके पास था, दूसरे बॉडी के पास। कोलिजन के बाद जो दूसरे बॉडी के पास वेलोसिटी मिला, वही वेलोसिटी कोलिजन के जस्ट पहले कौन से बॉडी के पास था, पहले बॉडी के पास। यानी वेलोसिटी का एक्सचेंज हो जा रहा है, इलास्टिक सॉरी माफ करिएगा बच्चों, वेलोसिटी का एक्सचेंज हो जा रहा है। जो वेलोसिटी कोलिजन से पहले दोनों बॉडीज के पास थे, कोलिजन के जस्ट बाद केस रिवर्स हो जा रहा, पहला वाला वेलोसिटी दूसरे को, दूसरे वाले बॉडी का वेलोसिटी पहले को ट्रांसफर हो जा रहा है। और ध्यान रहे ये वेलोसिटी का ट्रांसफर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में होता है। समझ में आ रहा बच्चों, सीधे सीधे कॉपी हो जाता है एक दूसरे पर। पहले बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सहित दूसरे बॉडी पे कॉपी हो जाता है, और दूसरे बॉडी का वेलोसिटी डायरेक्शन सहित पहले बॉडी पे कॉपी हो जाता है। ये सिचुएशन यहाँ के अंदर बनता है कब, जब m1 इक्वल टू m2 हो, कोलिजन हेड ऑन और इलास्टिक हो। मेरे प्यारे बच्चों इस पर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लेके दिखाया, ऑलरेडी लिखा हुआ समय बचाने के लिए। यहाँ के अंदर बच्चों m1 इक्वल टू m2 अगर है, मान लीजिए पहला बॉडी पहला बॉडी 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और दूसरा बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। कोलिजन हेड ऑन होना है, कोलिजन इलास्टिक होना है, दोनों बॉडी का मास सेम है। तो कोलिजन के जस्ट बाद का जो सिचुएशन यहाँ के अंदर बनेगा वो हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए इसके पास 10 था तो ये 10 सीधे इसके पास कॉपी हो गया, और ये जो 20 था वो इसको कॉपी हो गया, यानी दोनों बॉडी की वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर दोनों बॉडी की वेलोसिटी मैंने दिखाया है, यहाँ 15 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड है। तो अब डायरेक्शन जरा देखो, जब हम जाएंगे ये 15 मीटर पर सेकेंड जस्ट आफ्टर कोलिजन दूसरे बॉडी के पास ट्रांसफर हो गया, और जस्ट आफ्टर कोलिजन ये 5 मीटर पर सेकेंड दूसरे बॉडी पहले बॉडी के ऊपर कॉपी हो गया। आप देखिए वेलोसिटी का एक्सचेंज डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में हुआ है। अगर चिन्ह सहित लिखें, साइन सहित लिखें, तो यहाँ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ हम कहेंगे -5 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ वेलोसिटी हम कहेंगे बच्चों -5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ कहेंगे +15 मीटर पर सेकेंड है। तो आप देखिए साइन सहित वेलोसिटी रिवर्स हो रहा है, यानी डायरेक्शन सहित रिवर्स हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे आए तो घबराइएगा नहीं, उसका सोल्यूशन बहुत ईजिली आप ऐसे दे सकते हो। अब देखिए यहाँ के अंदर बच्चों मान लीजिए सिचुएशन ऐसा हो कि पहला बॉडी तो चल रहा, दूसरा बॉडी जो है वो रेस्ट में था। मान लीजिए दूसरा बॉडी रेस्ट में था, तो वेलोसिटी और मास दोनों का क्या है, m1 इक्वल टू m है और m2 इक्वल टू भी क्या है, m है। तो अगर ऐसा सिचुएशन बन रहा है बच्चों, m1 इक्वल टू m, m2 इक्वल टू m यहाँ पर लिया गया है, ऐसा अगर सिचुएशन बन रहा है तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे सामने क्या होगा, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m हमारे पास है। देखिए वेलोसिटी का एक्सचेंज होना है, तो टकराने के बाद दूसरे बॉडी की वेलोसिटी 0 अगर पहले थी, तो टकराने के बाद पहले बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, पहले बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई, 0, और टकराने के जस्ट बाद
जो दूसरे बॉडी की वेलोसिटी 0 थी, पहले बॉडी की 10 थी पहले, तो टकराने के बाद दूसरे बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। आप देखिए वेलोसिटी का क्या हो रहा है एक्सचेंज, यानी पहला बॉडी टकराव के बाद रुक जाएगा और अपना पूरा लीनियर मोमेंटम पहले बॉडी को ट्रांसफर कर देगा और उतने ही लीनियर मोमेंटम या फिर कह लीजिए उतने ही वेलोसिटी से दूसरा बॉडी आगे की ओर चल पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस पर एक सवाल ऐसे आता है, मान लीजिए एक फ्रिक्शनलेस सरफेस यहाँ पर हो, कोई टेबल हो, ये स्मूथ सरफेस है बच्चों, फ्रिक्शनलेस है और इसके ऊपर 1 2 3 4 बॉल्स रखे हुए हैं और यहाँ के अंदर बच्चों क्या होगा, पहले बॉडी को मैंने कोई सी वेलोसिटी दी, ये स्लाइड करते हुए जाएगा और दूसरे बॉडी से टकराएगा। जब टकराएगा सबका मास मैंने सेम लिया है। अगर कोलिजन का नेचर इलास्टिक टाइप का है, परफेक्टली इलास्टिक टाइप का है और हेड ऑन है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जितनी वेलोसिटी से गया उतने वेलोसिटी से इससे टकराया बच्चों, उतना ही वेलोसिटी इसे दे देगा और इसकी वेलोसिटी 0 थी तो इसकी वेलोसिटी खुद ले लेगा। यानी अब पहला बॉडी दूसरे बॉडी के स्थान पर कौन सा बॉडी आ जाएगा, पहला बॉडी आ जाएगा और दूसरा बॉडी चल पड़ेगा, दूसरा बॉडी यहाँ के अंदर चल पड़ेगा, दूसरा बॉडी जाके टकराएगा तीसरे से और तीसरे से जब टकराएगा तो दूसरा रुक जाएगा, यानी तीसरे के स्थान पर क्या आ गया, दूसरा थर्ड के स्थान पर सेकेंड आ गया। अब तीसरा उतनी ही वेलोसिटी से जाएगा और फोर्थ बॉडी से टकराएगा। अब थर्ड यहाँ पर रुक जाएगा क्योंकि फोर्थ बॉडी रेस्ट में था तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, तो वही वेलोसिटी थर्ड को मिल जाएगी और फोर्थ बॉडी बच्चों उसी वेलोसिटी से जिससे पहला वाला आ रहा था ट्रांसफर होते होते आगे की ओर बढ़ेगा और अल्टीमेटली अगर ये बिल्कुल किनारों पर पहुँचेगा तो इस तरह से वो यहाँ से उतनी ही वेलोसिटी से नीचे की ओर ऐसे बच्चों उतनी ही वेलोसिटी से, ये हमारा कौन सा फोर्थ बॉडी है, इस तरह से जाएगा। अगर यू वेलोसिटी से पहला चलना शुरू किया था तो उतने से जाएगा और इस तरह से पैराबोलिक मोशन करता हुआ ग्राउंड पे कभी आके गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बॉडी सरफेस पर रह जाएंगे, 3। कौन सी बॉडी फॉल डाउन होगी बच्चों, यहाँ लास्ट वाली। ऐसे ही बच्चों तमाम सवाल बना के आपको दिए जा सकते हैं, कभी 2 बॉडी चला दिया जाए, कभी 3 बॉडी चला दिया जाए, क्या होगा। आप ऐसे ही दिमाग लगा के इस तरह के सवाल को सॉल्व करोगे, घबराना नहीं है, सामना करना है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले केस पर। बच्चों हेड ऑन और इलास्टिक कोलिजन में अगला एक और केस बनता है कि अगर m1 m2 से काफ़ी कम हो, उल्टा केस, जो पहला वाला केस था उसका रिवर्स, पहले वाले केस में m1 m2 से काफ़ी ज़्यादा लिया गया था और इस बार बच्चों में उल्टा केस ले रहा हूँ उसका। अगर दूसरी बॉडी का मास पहले बॉडी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो तो क्या होगा, मैंने यही केस लिया। अगर m2 ग्रेटर देन वेरी ग्रेटर देन m1 हो तो क्या होगा। ऐसे केस में बच्चों मैं m1 को लगभग 0 ट्रीट करूँगा कंपैरेटिवली, और अगर ऐसे केस को मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर रखूँ तो देखिए m1 की जगह 0 रखेंगे तो 0 0 हो गया, -m2 अपान m2 तो हो गया -1 इंटू u1 हो गया -u1, और यहाँ के अंदर हो जाएगा 2m अपान 2m प्लस 2u2 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया बच्चों v1 के बारे में। v1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2u2 माइनस u1। अच्छा, यहाँ पर v2 के बारे में ज़रा सोचते हैं, v2 के बारे में क्या होगा बच्चों। m1 को 0 रख दो तो ये पूरा वाला टर्म 0 हो जाएगा, और m1 की जगह अगर 0 रख देते हैं तो m2 अपान m2 दैट मीन्स यहाँ क्या मिलेगा 1 इंटू u2 दैट मीन्स v2 की वैल्यू u2 होगा। v2 की वैल्यू u2 होगा, मतलब जो बड़ा वाला बॉडी है वो उसके वेलोसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना कोलिजन से पहले था उतना ही कोलिजन के बाद भी बना रहेगा। अगर प्रभाव कहीं जाके पड़ रहा है तो पहले वाले बॉडी की वेलोसिटी पे पड़ रहा है बच्चों। कुछ इस प्रकार से इक्वेशन बना है। ध्यान रखें, ये जो इक्वेशंस निकाले गए हैं ये मान के निकाले गए कि सभी बॉडी राइटवर्ड ऐसे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई बॉडी की वेलोसिटी रिवर्स होगी तो उसको प्लस माइनस मुझे मैनेज करना पड़ेगा। आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक वाल है, वाल ये चलने वाला वाल है, वाल चल रहा है कितनी वेलोसिटी से, u2 वेलोसिटी से, और पहला बॉडी हमारा वाल के कंपैरिजन में कम मास का, सपोज कोई बॉल हो, वो बच्चों m1 मास का है, u1 वेलोसिटी से जा रहा है। कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होना है। यहाँ के अंदर जब कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद पहले बॉडी की वेलोसिटी v1 रही, दूसरे बॉडी की वेलोसिटी v2 रही। सर
दूसरे बॉडी के वेलोसिटी के बारे में तो ज़्यादा बहुत सोचना नहीं है। जो बड़ा वाला बॉडी है उसके वेलोसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, v2 इक्वल टू u2 के बराबर होगा। पहले वाले बॉडी की वेलोसिटी पर बदलाव होगा, कितना हो जाएगा v1, जैसे यहाँ आया था v1 इक्वल टू 2u2 माइनस u1। सपोज करो ये हमारा जा रहा हो 10 मीटर पर सेकेंड से, मान लीजिए 25 मीटर पर सेकेंड से जा रहा हो, और ये बच्चों मान लीजिए जा रहा हो 10 मीटर पर सेकेंड से, ये जा रहा हो 10 मीटर पर सेकेंड से, तो अब इसे कितनी वेलोसिटी मिलेगी, 2 इंटू u2, 2 इंटू u2, 2 इंटू u2 का इन दी सेंस कितना हो गया, यहाँ के अंदर बच्चों हो जाएगा 2 इंटू 10 माइनस ऑफ u1, u1 की वैल्यू कितनी है 25, यानी 20 माइनस 25, इट मीन्स क्या होगा -5 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये बॉडी वास्तव में इधर की ओर आ रहा होगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी वेलोसिटी। बच्चों इसी तरह जब डेटा बदलेगा, अगर मान लीजिए वैल्यू आप कैलकुलेट किए जैसे मैंने अभी किया और आंसर निगेटिव में मिला, मतलब ये बॉडी अब रिवर्स बैक हो रहा है, उल्टा आ रहा है। पॉजिटिव में मिला मतलब इधर ही जा रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन दी डेटा उसके अनुसार बच्चों इसका प्लस माइनस चेंज होगा, जैसे होगा आप मैनेज करिएगा। फिर यहाँ के अंदर दूसरे बॉडी का तो पूछना ही नहीं, वो तो उतने ही वेलोसिटी से जा रहा है। अगला केस आइए देखें, मान लिया यमोन मास की बॉडी, छोटी सी बॉडी, इसके कंपैरिजन में वाल के कंपैरिजन में छोटी बॉडी है और वाल उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अब क्या होगा, कोलिजन के बाद जो पहले बॉडी की वेलोसिटी है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन सेकंड बॉडी जो कि वाल था उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। देखिए u2 यहाँ था तो v2 भी u2 के बराबर होगा और डायरेक्शन भी वही बना रहेगा। यूँ कह लीजिए u2 जो हमारा होगा बच्चों, u2 जो हमारे पास होगा माइनस u2 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस u2 था क्योंकि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने बनाया है उसमें u2 को मैंने इधर लिया था। तो सच्चाई के साथ अगर देखें तो ये जो u2 मैंने दिखाया है, जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन लिया था उसके अपोजिट होने की वजह से इनफैक्ट ये क्या है, ये माइनस u2 है। तो यहाँ के अंदर बच्चों फिलहाल ये माइनस u2 है, तो माइनस u2 यहाँ भी बना रहेगा, यानी डायरेक्शन वही बनी रहेगी, मैग्नीट्यूड भी वही बना रहेगा। रहा सवाल पहले बॉडी का, पहले बॉडी का वेलोसिटी आना चाहिए था 2u2 माइनस u1, लेकिन स्टैंडर्ड इक्वेशन में u2 को मैंने इधर लिया था और इस सिचुएशन में u2 इधर की ओर है, इसलिए u2 की जगह माइनस u2 में रखूंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2u2 माइनस u1, u1 तो अपने स्टैंडर्ड केस में है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का सिचुएशन बनेगा। डिपेंडिंग ऑन न्यूमेरिकल डेटा जो भी वैल्यू होगा हम फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि ये वैल्यू निगेटिव में आ रहा है बच्चों, इनफैक्ट इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी हमारा v1 रहा होगा ना, वो ऐसे रहा होगा, ऐसे। अब दीवार को छेद करके तो बाहर निकल नहीं पाएगा वो, इनफैक्ट इसको मैं कॉमन करूँ माइनस को तो हो जाएगा माइनस 2u2 प्लस u1, यानी ओवरऑल वैल्यू हमारा निगेटिव में आना है। मतलब v1 जो हमारा होगा बच्चों वो निगेटिव में आएगा, इधर की ओर आएगा, और मैग्नीट्यूड वाइज इसको मैं लिखूंगा बच्चों फिलहाल माइनस ऑफ 2u2 प्लस u1, और मैग्नीट्यूड वाइज इतने के बराबर आएगा, डायरेक्शन वाइज ये रिवर्स हो जाएगा, बाउंस बैक होगा। ठीक है बच्चों, अगला सिचुएशन आप लोग देखें। अगले सिचुएशन में बच्चों दूसरे बॉडी को मैंने रेस्ट में माना है, तो पहला बॉडी जो हमारा है छोटा वाला वो m1 मास का है, जाके टकराया। टकराने के बाद क्या होगा बच्चों, पहले बॉडी की वेलोसिटी पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सॉरी माफ करिएगा, दूसरा बड़ा वाले बॉडी के वेलोसिटी पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी वाल रेस्ट का में था और रेस्ट में ही बना रहेगा। रहा सवाल पहले बॉडी का, तो पहले बॉडी की जो वेलोसिटी होगी ना बच्चों, पहले बॉडी की वेलोसिटी जो हमारी होगी वो यहाँ के अंदर आ जाएगी v1 इक्वल टू माइनस u1। आप रख के देखो, u2 की जगह 0 रख लो तो यहाँ माइनस u1 आ गया, और माइनस u1 आने का मतलब ये बता रहा है कि ये जो सर आप निकाले हो ना वास्तव में इधर होगा। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स। ऑब्वियसली वाल रुका हुआ है तो बाल तो बाउंस बैक होगा ही, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये था बच्चों यहाँ के लिए एनालिसिस कि कैसे कैसे कोलिजन 1D में होता है और इलास्टिक के केस में होता है। इस पर कुछ और बची हुई बातों को आइए देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों 1 डायमेंशनल हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन की अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन पूरे सिस्टम के लिए सेम रहता है। ड्यूरिंग कोलिजन थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जस्ट रिकवर हो जाता है जस्ट आफ्टर कोलिजन। अब यहाँ सवाल क्या बनता है, देखिए काइनेटिक एनर्जी में जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर तो पूरे सिस्टम की सेम है, लेकिन सिस्टम में मान लो 2 बॉडी हैं,
तो हो सकता है पूरे सिस्टम का मिला के 100 जूल रहा हो, पहले बॉडी का 50 जूल रहा हो, अगले का 50 जूल रहा हो। लेकिन कोलिजन के जस्ट बाद क्या होगा, अगर पहले बॉडी की काइनेटिक एनर्जी सपोज करिए कम हो गई, 50 की बजाय 25 हो गई, तो अगले बॉडी का हो जाएगा 75, दोनों का मिला के सेम ही रहेगा। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सचेंज होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। केवल एक्सचेंज होगा, ना कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर काइनेटिक एनर्जी एक ही रहेगी पूरे सिस्टम की, लेकिन एक्सचेंज जरूर होगा। तो यहाँ पर यही सवाल पूछा जाता है, काइनेटिक एनर्जी में एक्सचेंज कितना होगा, लॉस तो होगा नहीं, लेकिन एक्सचेंज कितना होगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी को कितनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर दी जाएगी। जैसे मान लो हमारा m1 मास का बॉडी है, u1 वेलोसिटी से जा रहा है, m2 मास की बॉडी जो कि u2 वेलोसिटी से जा रहा था, से जाकर टकराया। टकराने के बाद क्या होगा, ये स्लो हो जाएगा, ये फास्ट हो जाएगा, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, इसकी ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब इसने काइनेटिक एनर्जी कुछ इसको दिया, तो जितना दिया, मान लो इसके पास 100 जूल था और इसके पास मान लो हमारे पास था सपोज ये इसके पास 75 जूल था, तो अब इसने मान लो इसको कुछ काइनेटिक एनर्जी दे दिया। सपोज करिए इसके पास 75 जूल अगर बचा, तो इसके पास 25 जूल गया होगा, यानी 75 प्लस 25, अब इसके पास कितना आ गया, 100 जूल। तो इस तरह से बच्चों काइनेटिक एनर्जी का एक्सचेंज होता है। अब कितना फ्रैक्शनल एक्सचेंज हुआ, किसी एक बॉडी को पकड़ते हैं जैसे इसको, यहाँ के अंदर बच्चों डेल्टा के उसके काइनेटिक एनर्जी में होने वाली कमी, पहले काइनेटिक एनर्जी हमारे पास पहले बॉडी का रहा होगा हाफ m1u1 स्क्वायर, और कोलिजन के बाद उसी बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हो जाएगा हाफ m1v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई के इनिशियल, उस बॉडी का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी शुरुआती हाफ m1u1 स्क्वायर। ये होगा काइनेटिक एनर्जी में होने वाला एक्सचेंज, जितना एक देगा उतना ही दूसरा लेगा। ठीक है, तो यहाँ के अंदर बच्चों हाफ एम ऊपर नीचे से कैंसिल कर दें कॉमन करके, तो ये वाला इक्वेशन बना। अब इसको मॉडिफाई करें तो डेल्टा के अपॉन के इनिशियल किसी एक बॉडी की, पहले बॉडी की फिलहाल मैंने यहाँ लिया है, काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल कंडीशन में बिफोर कोलिजन। यहाँ के अंदर बच्चों इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस v1 अपॉन u1 का होल स्क्वायर, और इस प्रकार से बच्चों हमारे पास ये जो इक्वेशन बनेगा ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर पूरा इक्वेशन कई बनाने पड़ते हैं, सॉल्व करने पड़ते हैं बच्चों। यहाँ के अंदर काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी को कितना फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एक्सचेंज किया जाएगा, डेल्टा के किसी बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में होने वाली कमी अपान उस बॉडी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता 4 टाइम्स ऑफ m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, इसी इक्वेशन को मैं मॉडिफाई करूं तो कुछ इस तरह का सिचुएशन बन के आएगा, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बन के आएगा। 4 टाइम्स ऑफ m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 डिफरेंस m2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4 m1 m2, इसी को मॉडिफाई करोगे ये बनेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस इक्वेशन को देखकर एक चीज़ समझ में आ रहा है कि सर m1 डिफरेंस m2 यानी दोनों बॉडी के मास में जो डिफरेंस होगा वो जितना ज़्यादा होगा बच्चों उतना ही ज़्यादा डिनोमिनेटर होगा और उतना ही कम काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शनल एक्सचेंज होगा। ये वैल्यू डिनोमिनेटर जितनी ज़्यादा होगी बच्चों डेल्टा के अपान के इनिशियल हमारा उतना ही कम होगा, यानी मास में जितना ज़्यादा अंतर होगा उतना ही कम काइनेटिक एनर्जी का एक्सचेंज एक बॉडी से दूसरे बॉडी को होगा। मास में जितना कम अंतर होगा तो ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। कम अंतर अगर होगा तो ऐसे केस में काइनेटिक एनर्जी का एक्सचेंज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ज़्यादा होगा। मान लो मास में अंतर हो ही ना, दोनों मासेज बराबर हो जाएं तो क्या होगा, ऐसे केस में बच्चों आप देखो m1 इक्वल टू m2 हमारे पास है, इसका मतलब m1 डिफरेंस m2 जीरो है। अगर ये जीरो निकल गया तो 4m1 m2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल एक्सचेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 1, मतलब 100% एक्सचेंज हुआ। अगर पहले बॉडी के ऊपर 100 जूल काइनेटिक एनर्जी था तो 100 जूल टोटल का टोटल वो दूसरे बॉडी को दे देगा, ठीक है, और जो दूसरे बॉडी के पास था वो पहले बॉडी को मिल जाएगा। इस तरह का एक्सचेंज यहाँ के अंदर हो रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, फ्रैक्शनल एक्सचेंज 1 होने का मतलब परसेंटेज एक्सचेंज यहाँ कितना होगा, 100% होगा। तो इस पर भी सवाल आते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आपके क्वेश्चन पेपर में आता है तो बिना घबराए बेझिझक उसका आंसर इसी कॉन्सेप्ट पे आपको देना है। बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है वन डायमेंशनल इन इलास्टिक कोलिजन। वन डायमेंशनल, उसी को हेड ऑन भी कहते हैं। हेड ऑन
इन इलास्टिक कोलिजन, जो कि प्रैक्टिकल कोलिजन होता है। इनफैक्ट मैक्सिमम ऑफ द कोलिजन ना तो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं ना तो परफेक्टली इन इलास्टिक होते हैं। यहाँ इन इलास्टिक कोलिजन प्रैक्टिकल कोलिजन ही होता है। यहाँ के अंदर बच्चों आइए देखते हैं, मान लिया वन डायमेंशनल कोलिजन हो ना, सारे लाइन ऑफ इम्पैक्ट एक ही डायरेक्शन के लॉन्ग होंगे। m1 मास u1 वेलोसिटी से चल के गया, m2 मास से टकराया, टकराने के बाद दोनों का यहाँ वेलोसिटी बच्चों बदल गया, v1 v2 हो गया, m1 मास यहाँ m2 यहाँ है। अब पूरा डेरिवेशन किया जाता तो दो एक्सप्रेशन जैसे वहाँ मिले थे, यहाँ बहुत यूजफुल दो एक्सप्रेशन हमें मिल रहे होते हैं लाइक दिस। इसको मैं ऐसे घेर देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। वहाँ था m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1, यहाँ होगा m1 माइनस e इंटू m2, ठीक है। और यहाँ वहाँ पे था 2m2 के जगह पर यहाँ 1 प्लस e आ जाएगा। जरा सोचो परफेक्टली इलास्टिक होता तो 1 प्लस 1 2 वही बन जाता। यहाँ के अंदर बच्चों अब m1 की जगह m2 की जगह m1 रख दीजिए तो v2 का एक्सप्रेशन यहाँ भी बन जाता है, ठीक है। चलो वही इक्वेशन है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यहाँ हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों एक सवाल यहाँ पे बहुत कॉमन है जो मैं यहाँ करके आपको दिखा रहा हूँ। ये पूछा जाता है कि सर आप ये बताइए, पहला बॉडी दो बॉडी में कोलिजन होना हेड ऑन और इन इलास्टिक कोलिजन होना है, जिसमें कि पहला बॉडी हमारा चल रहा था, दूसरा बॉडी रेस्ट में था, और जबकि दोनों बॉडी का मास सेम है। कंडीशन क्या क्या है, दो बॉडी हैं सेम मास के हैं, कोलिजन कैसा होना है, हेड ऑन होना है, और कैसा होना इन इलास्टिक होना है। दूसरी बॉडी कैसे थी, रेस्ट में थी। तो ऐसे सिचुएशन में टकराव के बाद दोनों बॉडी की वेलोसिटी सपोज v1 v2 है, जबकि मास यहाँ के अंदर दोनों का क्या था, सेम था। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन के अनुसार इसको मैनेज करूं, v1 v2 को समझने का प्रयास करूं कि क्या आएगा, वैसे तो आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा करके सवाल आने पर और न्यूटन्स का इक्वेशन लगा करके बच्चों आसानी से आंसर निकाल लेते, लेकिन इस एक्सप्रेशन की मदद से कैसे निकालेंगे उसको भी देख लें। m1 इक्वल टू m2 है तो m माइनस em डिवाइडेड बाई m प्लस m, तो यहाँ m कॉमन हो जाएगा 1 माइनस ई और यहाँ 2m हो जाएगा, तो सब कुछ मिला जुला कर 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या आ जाएगा u1, और u2 हमारा 0 है। u2 अगर 0 है बच्चों तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। इसी तरह v2 में आएंगे, v2 की वैल्यू क्या होगी, u2 को 0 जब रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और v2 की वैल्यू निकालने के लिए m1 की जगह m1 की जगह m2 की जगह तो हो जाएगा 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा सॉल्व करने पर, यहाँ इंटू u1। बच्चों कई बार यहाँ पर ये पूछा गया है कि ऐसे कंडीशन में यही कंडीशन दिया जाएगा और इसमें ये पूछा जाएगा कि दोनों बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन जो होगी उसका रेशियो क्या होगा। तो रेशियो आप देखिए बच्चों, इन दोनों का अगर रेशियो मैं लूँ तो आएगा 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, समझ गए। यहाँ पर दूसरा सिचुएशन हमारे सामने ये होता है कि भाई जब हम इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस बिल्कुल नहीं हो रहा था, काइनेटिक एनर्जी में एक्सचेंज हो रहा था। लेकिन जब हम बच्चों यहाँ के अंदर बात करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन की तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस ही लॉस है। यहाँ पर जितना ज़्यादा इन इलास्टिक कंडीशन बनेगा उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। तो काइनेटिक एनर्जी में होने वाला लॉस कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी में होने वाली कमी कितनी होगी बच्चों। काइनेटिक एनर्जी में होने वाला लॉस जो होगा उसके लिए एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, पूरा डिराइव करने पर यही आता है m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2। फिर से सुन लीजिए, m1 m2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई u1 डिफरेंस u2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। मान लो अगर u1 इक्वल टू u2 रहे, सर u1 इक्वल टू u2 रहेगा तो कभी टकराएगा ही नहीं, और टकराएगा ही नहीं तो काइनेटिक एनर्जी में कहाँ से कमी आएगी। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी में कमी 0 होगी जब u1 इक्वल टू क्या हो जाए, u2, बिकॉज देयर विल बी नो कोलिजन। अगला जो सिचुएशन यहाँ के अंदर बनेगा, सपोज करिए बच्चों सिचुएशन हमारा ऐसा है कि जो कोलिजन का टाइप है, सपोज करिए कोलिजन हमारा कैसा हो, परफेक्टली, मान लेते हैं कोलिजन हमारा परफेक्टली यहाँ पर इलास्टिक हो। अगर कोलिजन परफेक्टली बच्चों इलास्टिक है तो ई के जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0, यानी काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होगा क्या हो गया 0, जो कि होना ही था। कोलिजन अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो ऐसे कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी में एक्सचेंज होता है।
ठीक है। यहाँ के अंदर बच्चों अगला जो सिचुएशन हमारे सामने है, मान लीजिए कोलिजन हमारा इनइलास्टिक हो, कोलिजन हमारा इनइलास्टिक हो और इनइलास्टिक में मान लीजिए परफेक्टली इनइलास्टिक हो। तो परफेक्टली इनइलास्टिक अगर होगा तो ई की वैल्यू 0 आ जाएगी, 1 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 1 आ गया। यहाँ के अंदर ऐसे केस में काइनेटिक एनर्जी में होने वाली कमी ये हो जाएगी m1 m2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई बच्चों हम कोलिजन को परफेक्टली इनइलास्टिक मान के चल रहे हैं, ये वाली वैल्यू 0 हो गई, 1 माइनस 0 मीन्स 1 और यहाँ बचा क्या u1 डिफरेंस ऑफ u2 का क्या हो गया बच्चों होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया काइनेटिक एनर्जी में होने वाली कमी, जो आपके सामने मैंने यहाँ के अंदर दिखाया है, आप सीख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, ध्यान रहे काइनेटिक यहाँ जो डेल्टा के लिखा है वो पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में होने वाली कमी है, और वहाँ जो डेल्टा के लिखा था वो किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में होने वाली कमी थी, क्योंकि पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी तो वहाँ कांस्टेंट थी। यहाँ डेल्टा के पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है कि भाई पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में कितना अंतर आ गया, कोलिजन के बाद कितनी कमी आ गई। ठीक है, वहाँ एक्सचेंज निकाल रहे थे काइनेटिक एनर्जी का, यहाँ लॉस निकाल रहे हैं। ठीक बच्चों, तो इस तरह से सिचुएशंस बनेंगे। आई होप आप ऐसे क्वेश्चन को मुस्कुराते हुए कर पाओगे बिना किसी घबराहट के। बच्चों हमारा अगला केस है ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन के बारे में मैंने इतना बताया कि लाइन ऑफ मोशन जो होगा या लाइन ऑफ इम्पैक्ट कह लीजिए, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन बदल जाएगा। यहाँ के अंदर लाइन ऑफ मोशन दोनों की अभी सेम है, लेकिन कोलिजन होने के बाद पहली बॉडी देखिए थोड़ा सा ऐसे ऑब्लिक निकल गया और दूसरा बॉडी ऐसे ऑब्लिक निकल गया। ओरिजिनल रास्ते से पहला बॉडी किसी एंगल पे जा रहा है, ओरिजिनल रास्ते से दूसरा बॉडी किसी एंगल पे जा रहा है। बच्चों यहाँ पे एक केस जो बहुत पूछा जाता है, अच्छा पहले उसके ये जान लीजिए, कभी यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना हो कैसे लगाएंगे। एक बार एलांग एक्स एक्सिस आप लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ के अंदर एलांग एक्स एक्सिस अगर लगाएंगे तो एक्स कंपोनेंट लीनियर मोमेंटम का दोनों का लेना पड़ेगा, वाई के एलांग लगाएंगे वाई कंपोनेंट लेना पड़ेगा, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन कंपेयर करना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। वो तो न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है कैसा है। हम जब x के अलांग लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कराएंगे तो बिफोर कोलिजन x के अलांग कितना था इक्वल टू आफ्टर कोलिजन x के अलांग कितना है पूरे सिस्टम का। y के अलांग कंजर्व कराएंगे तो बिफोर कोलिजन y के अलांग कितना था, आफ्टर कोलिजन y के अलांग कितना होगा, यहाँ कंपोनेंट लेना पड़ेगा। जो भी हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंजर्व कराना है, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो लीनियर मोमेंटम होगा पॉजिटिव, उसके अपोजिट जो होगा उसको निगेटिव लिया जाएगा। बच्चों अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है उसको जान लीजिए, बहुत पूछा जाता है कि मान लीजिए कोलिजन ऑब्लिक हो, कैसा हो, ऑब्लिक कोलिजन हो, और ऑब्लिक कोलिजन के साथ साथ ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो। ऑब्लिक और इलास्टिक कोलिजन हो, m1 और m2 मास के दो बॉडी हो, जबकि मासेस की वैल्यू क्या हो, सिर्फ m1 और m2 मास के दो बॉडी हैं, जबकि मास m1 इक्वल टू क्या हो, m2, और दूसरी बॉडी रेस्ट में रही हो, दूसरी बॉडी रेस्ट में रही हो। कोलिजन ऑब्लिक हो, कोलिजन का नेचर इलास्टिक हो, दूसरी बॉडी रेस्ट में रही हो, और दोनों बॉडी का मास m1 इक्वल टू क्या रहा हो, m2। तो ऐसे केस में बच्चों कोलिजन के जस्ट बाद की जो परिस्थिति बनती है, पहली बॉडी किसी एंगल पे ओरिजिनल पाथ से निकल गई, दूसरी बॉडी किसी एंगल पे निकल गई। मान लिया पहला बॉडी ओरिजिनल लाइन ऑफ इम्पैक्ट से वो बच्चों यहाँ के अंदर बना रहा अल्फा एंगल और दूसरा बॉडी यहाँ बीटा एंगल बना रहा है। तो अगर ये कंडीशंस हैं तो आप सीधे सीधे याद रखेंगे यहाँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमेशा 90 डिग्री मिलेगा। कब, जब कोलिजन ऑब्लिक हो, इलास्टिक हो और इसके अलावा मासेस सेम हो, जबकि दूसरा मास रेस्ट में रहे। तो आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडी ऑब्लिकली इस तरह से चलेंगे ऑब्लिक्युली, और यहाँ के अंदर जो दोनों के डायरेक्शन के बीच का एंगल होगा वो मिला करके कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपका समय बचा देगा, नहीं तो वैसे भी आप डिराइव कर सकते हैं बच्चों। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगा, क्योंकि कोलिजन को मैं क्या मान रहा हूँ, इलास्टिक। तो कभी कभी काइनेटिक एनर्जी भी बड़ा काम कर जाता है बच्चों, बहुत आसानी से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों अब हम लोग वन डायमेंशनल यानी कि हेड ऑन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बात कर लेते हैं। मान लीजिए
यहाँ पर कोई एक बॉडी m1 मास की राइटवर्ड जा रही थी और कोई m2 मास की बॉडी बच्चों इस तरह से m1 की तरफ आ रहा था। यहाँ के अंदर क्या होगा, m1 और m2 मास की जब यहाँ पर कोलिजन होगा, एक ही लाइन में दोनों का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एक ही लाइन के लॉन्ग है, तो कोलिजन के बाद क्योंकि ये कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है, दोनों स्टिक कर जाएंगे और एक साथ चलना शुरू करेंगे। किधर जाएंगे, राइट जाएंगे कि लेफ्ट जाएंगे, डिपेंड करता है कैसा डेटा यहाँ के अंदर लिया गया है। देखिए फिलहाल अगर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगाएं तो हमारे पास हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2, वेक्टर फॉर्म में हम प्लस करेंगे ओवरऑल लीनियर मोमेंटम इक्वल टू यहाँ के अंदर हो जाएगा पूरे सिस्टम का मास इनटू पूरे सिस्टम की वेलोसिटी। अब देखिए क्या यहाँ पर m1 u1 को पॉजिटिव लेंगे तो m2 u2 को क्या लेंगे, निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल टू पूरे सिस्टम का मास इनटू क्या हो जाएगा v। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ के अंदर v की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी m1 u1 माइनस ऑफ m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इस प्रकार से आ गया। ये हमारे पास हो गया v की वैल्यू। और इस तरह से अगर हम देखें कि m1 u1 यानी पहले बॉडी का लीनियर मोमेंटम ग्रेटर देन हो m2 u2 यानी दूसरे बॉडी के लीनियर मोमेंटम से ज़्यादा हो, पहले बॉडी का लीनियर मोमेंटम अगर दूसरे बॉडी के लीनियर मोमेंटम से बच्चों ज़्यादा है तो ऐसे केस में पूरा सिस्टम, ये देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब पूरा सिस्टम राइटवर्ड मूव करेगा। इस केस में हमारा पूरा जो ये सिस्टम है दोनों बॉडी का वो राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और अगर यहाँ पर बच्चों m1 u1 कम है m2 u2 से यानी m2 u2 ज़्यादा है तो इस बार पूरा सिस्टम जो हमारा है इन दोनों बॉडी का जो कॉम्बिनेशन बना वो लेफ्टवर्ड इस तरह से किसी वेलोसिटी से मूव करेगा। और अगर बच्चों m1 u1 और m2 u2 इक्वल हो जाए तो क्या होगा, ये ऊपर वाला टर्म जीरो हो जाएगा यानी नेट वेलोसिटी पूरे सिस्टम की क्या आ जाएगी, जीरो, यानी पूरा सिस्टम जो दोनों बॉडी का है वो रुक जाएगा, वहीं पर रुका रह जाएगा, ना तो आगे जा पाएगा ना पीछे। ठीक है, तो इस तरह के तमाम क्वेश्चन आपको मिलेंगे बच्चों बहुत आसानी से। ये वाला केस तो सबसे इजी होता है, बहुत आसानी से आप उसका आंसर निकालेंगे, मुझे पूरा आप पे भरोसा है। बच्चों आपके यहाँ ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा होता है, कोई एक वॉल होता है, वॉल पे कोई बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट जाके कोलाइड करता है और कोलाइड करने के बाद बाउंस बैक होता है। तो यहाँ पे पूछा ये जाता है कि लीनियर मोमेंटम में चेंज कितना होगा, व्हाट विल बी द चेंज इन द लीनियर मोमेंटम। बच्चों किसी वेक्टर क्वांटिटी में जब चेंज देखी जाती है तो वहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड नहीं बल्कि डायरेक्शन का भी ध्यान रखना होता है। तो अगर यहाँ पे हम उस सिचुएशन को यहाँ देखने चलें तो P इनिशियल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देखिए जाते समय जब ये राइट वर्ड मोशन कर रहा है m1 u1 इंटू आई कैप, इसको मैं पॉजिटिव x मान के चल रहा हूँ। और बच्चों लौट कर जब वो बाउंस बैक हो रहा है तो उसका लीनियर मोमेंटम की फाइनल वैल्यू मेरे पास आ जाएगी m into u2 multiplied by minus I cap, that means this will be equal to minus m into u2 into I cap। मेरे प्यारे बच्चों लीनियर मोमेंटम में होने वाला ओवरऑल जो परिवर्तन होगा P फाइनल माइनस ऑफ P इनिशियल वेक्टर फॉर्मेट में हमने लिखा है और यहाँ के अंदर ये हो जाएगा माइनस ऑफ m u2 और माइनस कॉमन करने के बाद यहाँ प्लस बचेगा m इंटू u1 इंटू आई कैप। देखो अगर ये कोलिजन मान लो परफेक्टली इलास्टिक हो, ज़्यादातर केस इसी का पूछा जाता है, अगर ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो तो ऐसे केस में क्या होता, जितने वेलोसिटी से जाके वो टकराता है उतने से बाउंस बैक भी होता है। तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में ये होता है कि u1 इक्वल टू u2 इक्वल टू u चलो हम मान लेते हैं। यहाँ के अंदर बच्चों अगर मैं u1 इक्वल टू u2 इक्वल टू u लिखूंगा तो लीनियर मोमेंटम में होने वाला परिवर्तन, लीनियर मोमेंटम में होने वाला चेंज दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ m इंटू u मल्टीप्लाइड बाई आई कैप एंड मैग्नीट्यूड वाइज लीनियर मोमेंटम में होने वाला चेंज इक्वल टू हो जाएगा 2mu। मतलब अगर लीनियर मोमेंटम जाते समय उसका था 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड तो 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड से वापस भी लौटेगा, चेंज कितने का होगा 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का। बच्चों कभी कभी इस तरह से सिचुएशन देगा, यहाँ से ऑब्लिक कोलिजन वो कराएगा और लौट कर यहाँ इलास्टिक कंडीशन मेंटेन होगा, लौट कर वो किसी वेलोसिटी से आएगा। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो जितने लीनियर मोमेंट जितने वेलोसिटी से वो टकराया था उतने ही वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से वापस भी होगा। तो यहाँ के अंदर बच्चों मास, ये जो हमारा वेलोसिटी है
या लीनियर मोमेंटम कह लीजिए इनिशियल वाला, इसके दो कंपोनेंट हो गए। यहाँ पर जो भी इनिशियल लीनियर मोमेंटम वेलोसिटी के अलांग रहा होगा, इसके दो कंपोनेंट px और py हो गए। सिमिलरली यहाँ के अंदर बच्चों ये जितने लीनियर मोमेंटम से यहाँ आया था उतने से यहाँ भी आ रहा होगा, मैग्नीट्यूड वही होगा। इसके भी दो कंपोनेंट हम ले लेते हैं, एक इधर रहेगा, एक बच्चों x के अपोजिट हो जाएगा। तो आप जरा ये देखो y वाले कंपोनेंट को, यहाँ एंगल भी वही मेंटेन होगा बच्चों, एंगल वही मेंटेन होता। जैसे सपोज करिए एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा। यहाँ ये एंगल थीटा है, बिल्कुल रिफ्लेक्शन जैसा रूल यहाँ होता है। ये एंगल अगर थीटा है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में आप देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है, ये वाला एंगल भी यहाँ के अंदर क्या आएगा, थीटा आएगा, और ये हमारा 90 माइनस थीटा होगा। ये थीटा था, ये 90 माइनस थीटा था यहाँ, और ये थीटा था, यहाँ पर भी ये थीटा बन गया, px से थीटा यहाँ भी बन रहा था, यहाँ भी बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन आया। तो देखो लीनियर मोमेंटम में जब मैं चेंज निकालने जाऊंगा ना, तो y कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज केवल किस में होगा, x कंपोनेंट में। अगर केवल x कंपोनेंट को हम ध्यान में रखें बच्चों, तो केवल x कंपोनेंट के केस में हमारे सामने क्या होगा, यहाँ पर x कंपोनेंट के केस में बिल्कुल यही सिचुएशन जो मैंने अभी जस्ट पहले आपको निकाल के दिखाया, बिल्कुल वही यहाँ के अंदर मेंटेन हो रहा है। इसका मतलब बच्चों लीनियर मोमेंटम में होने वाला परिवर्तन यहाँ के अंदर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ px, 2 टाइम्स ऑफ px। अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ बच्चों px की वैल्यू हमारे सामने हो जाएगी p cos थीटा, यानी 2p cos थीटा। p का मतलब mv कह सकते हैं, 2mv cos थीटा यहाँ के लिए आंसर आ जाएगा। कभी कभी सवाल में बच्चों थीटा इसको दिया रहेगा, अगर थीटा इसको दिया रहता तो ये cos थीटा की जगह क्या आ जाता, sin थीटा। फिलहाल इसको याद रखिए, अगर थीटा ये वाला एंगल है तो ऐसे केस में यहाँ आएगा 2mv cos थीटा, लीनियर मोमेंटम में होने वाला परिवर्तन। और अगर थीटा यहाँ वाला दिया होता तो बच्चों cos थीटा की जगह पर क्या आता, sin थीटा। दिमाग में बैठा लीजिए, एग्जाम आपका करीब आ रहा है, बहुत इत्मीनान से बिना घबराए बच्चों ऐसे क्वेश्चन का आप सामना कर सकते हैं। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट मैं साल भर बता चुका हूं, रिजिडली अप्लाई करिएगा, आपका आंसर विश्वास करते हैं आपके सामने होगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले स्टेप पे मूव करते हैं। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है रॉकेट प्रोपल्सन। रॉकेट प्रोपल्सन क्या है, रॉकेट का उड़ने का क्या मतलब होता है, कैसे रॉकेट उड़ान भरता है बच्चों, उसका लॉजिकल अप्रोच क्या होता है, ये समझते हैं। मान लीजिए बच्चों कोई एक रॉकेट है, ये कैसे ऊपर उठता है। जब इसका इंजन ऑन होता है तो बच्चों इंजन के अंदर फ्यूल का कंजम्पशन होता है, और फ्यूल का जब कंजम्पशन होता है तो स्मोक के रूप में वो फ्यूल बहुत तेज़ी से इससे बाहर निकलता है। और जब बहुत तेज़ी से आप ये फ्यूल बाहर निकलता है तो बच्चों यहाँ लीनियर मोमेंटम, जो कि रॉकेट अभी रुका हुआ था, लीनियर मोमेंटम 0 था, लेकिन जैसे ही ये फ्यूल तेज़ी से नीचे की ओर रिजेक्ट होना शुरू होगा, यहाँ फ्यूल का तो लीनियर मोमेंटम डाउनवर्ड हो गया, जबकि फ्यूल से निकलने से पहले पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या था, 0। तो 0 लीनियर मोमेंटम बनाए रखने की कोशिश में ये जो रॉकेट है ये ऊपर की ओर उठेगा। ऑब्वियसली इसके ऊपर एक फोर्स डेवलप होगा जिसको हम रिएक्शन फोर्स कहेंगे बच्चों। जब डाउनवर्ड तेजी से फ्यूल इजेक्ट होगा तो अपवर्ड यहाँ पर फोर्स डेवलप होगा, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की ओर उठेगा, तभी तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रह पाएगा। और इस तरह से बच्चों उसको अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन मिलेगा और तेजी से अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती हुई वेलोसिटी से मूव करता निकल जाएगा। तो सबसे पहला सवाल ये होता है रॉकेट का उड़ना, रॉकेट प्रोपल्सन कौन से कॉन्सेप्ट पे लागू होता है या बेस्ड होता है। बच्चों यहाँ पर जो बेस्ड होता है जिस कॉन्सेप्ट पे, उसको हम लोग यहाँ पर नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं बच्चों, इसको हम नाम देते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पूछा जाए रॉकेट प्रोपल्सन कौन से कॉन्सेप्ट पे आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो दूसरा ऑप्शन आप सेट करोगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगभग एक जैसी चीज होती है। यहाँ भी वही बात एक्शन रिएक्शन वाली बात हो रही होती है। देखो बच्चों क्या होगा, इस पूरे रॉकेट का मास सपोज करिए m है, यहाँ पर इसका वेट हमारे पास mg डाउनवर्ड काम करेगा, रिएक्शन फोर्स यहाँ पर F
ऊपर की ओर काम करेगा, फ्यूल नीचे की ओर निकल रहा है, जिस रेट से फ्यूल निकल रहा होगा बच्चों उस रेट से इसका मास रॉकेट का घट रहा होगा। तो ये एक वेरिएबल मास सिस्टम हुआ। यहाँ पर बच्चों कितने वेलोसिटी से फ्यूल का इजेक्शन हो रहा है, यू रिलेटिव। यू रिलेटिव क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट, रॉकेट के रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी है फ्यूल की, जो कि मान के चलेंगे कांस्टेंट रेट से इजेक्ट आउट हो रहा है। अब बच्चों यहाँ के अंदर अगर जितने मोमेंटम से फ्यूल निकल रहा होगा उतने मोमेंटम से रॉकेट ऊपर की ओर चल रहा होगा। बच्चों यहाँ पर कितने मोमेंटम से फ्यूल निकल रहा होगा, फ्यूल का कोई एक पर्टिकुलर मास हमने मान लिया, यहाँ पर बच्चों हमारे पास ये यम है, तो यहाँ मोमेंटम हमारे पास हो जाएगा यम इंटू यू रिलेटिव, और उतना ही मोमेंटम किसका होगा, रॉकेट का होगा। अब एक काम करते हैं, इसको रिएक्शन फोर्स को निकालने के लिए हम करते हैं दोनों साइड को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। यहाँ मिलेगा dp ओवर dt इक्वल टू यू रिलेटिव dm ओवर dt। क्यों भाई, यू रिलेटिव को मैंने रॉकेट के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट माना है, क्योंकि मास रॉकेट का जो है वेरिएबल है, इसलिए इसको हमने dm ओवर dt लिख दिया। अब देखो यहाँ dm ओवर dt का मतलब हुआ रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ मास ऑफ द रॉकेट, या कह सकते हैं रेट ऑफ फ्यूल इजेक्शन। ठीक है बच्चों, इसको हम लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स इक्वल टू दिस मच हो जाएगा। यहाँ अब रॉकेट के ऊपर न्यूटन जी का थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे, जो कि होगा एफ नेट इक्वल टू एम ए। बच्चों एफ नेट एफ आर माइनस ऑफ एम जी इक्वल टू एम ए। एफ आर की जगह बच्चों ये वैल्यू ला के रख देंगे, एफ आर की जगह हो जाएगा यू रिलेटिव इंटू डी एम ओवर डी टी, माइनस ऑफ यहाँ के अंदर क्या होगा एम जी इक्वल टू एम ए। मेरे प्यारे बच्चों ये की वैल्यू हो जाएगी यू रिलेटिव बाई एम इंटू डी एम ओवर डी टी माइनस ऑफ जी। ये हो गया हमारे पास एक्सीलरेशन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। एक्सीलरेशन के स्थान पर हमारे पास जो है हो जाएगा dv ओवर dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, dv ओवर dt। यहाँ के अंदर बच्चों dv ओवर dt इक्वल टू यू रिलेटिव बाई एम dm ओवर dt माइनस ऑफ g। यहाँ के अंदर बच्चों ये चीज मैंने रखा, फिर हमने dv को इंटू dt, dv को यहाँ रोका, dt को इधर भेजेंगे, तो dt जब यहाँ जाएगा ये वाला dt कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ केवल dm बचेगा माइनस ऑफ g dt। अब दोनों साइड को बच्चों इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर v के रेस्पेक्ट में, ये पूरे को इंटीग्रेट करेंगे तो अलग अलग पार्ट कर लेते हैं, इतने का इंटीग्रेशन, और प्लस नहीं बल्कि माइनस है इतने का इंटीग्रेशन। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ के अंदर क्या होगा, u रिलेटिव बाई एम, u रिलेटिव तो कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, 1/m का इंटीग्रेशन जो हमारे पास होगा वो हो जाएगा नेचुरल लॉग m, जिसकी लिमिट होगी, मान लिया जब रॉकेट उड़ान भरने जा रहा था तो उस समय t इक्वल टू 0 पर उसका मास क्या था m नॉट, और कुछ समय बाद जब किसी ऊंचाई पर ये जाके पहुंचा है तो उसका मास यहाँ बचा हुआ mr इन द सेंस रेजिडुअल मास, बचा हुआ मास। ठीक है बच्चों, और यहाँ के अंदर उसकी फाइनल वेलोसिटी मान लिया क्या है v। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में बच्चों हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगा, ये हो जाएगा 0 से v के रेंज में वेलोसिटी को हम इंटीग्रेट करेंगे, और फिर बच्चों 1/m का इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग m होगा, जिसका मास का रेंज होगा m नॉट टू mr, और g तो कांस्टेंट मान के चलने बहुत ज़्यादा ऊंचाई की बात ना की जाए तो जी हमारा कांस्टेंट बना रहेगा। बच्चों जी कांस्टेंट मानते हुए यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा जी इंटू डी टी। जी तो कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में टी हो जाएगा बच्चों। और टाइम का रेंज t इक्वल टू 0 पर रॉकेट उड़ना शुरू किया था, और t इक्वल टू t पर किसी पर्टिकुलर समय पे हम सिचुएशन चेक करना चाहते हैं बच्चों। यहाँ के अंदर v इक्वल टू हो जाएगा u रिलेटिव नेचुरल लॉग m। अब देखिए इसका रेंज रखेंगे mr, नेचुरल लॉग mr माइनस नेचुरल लॉग m नॉट, और उसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा नेचुरल लॉग mr डिवाइडेड बाई m नॉट माइनस आप यहाँ के अंदर क्या हो जाएगा gt। ठीक है बच्चों, इस तरह का सिचुएशन यहाँ के अंदर बनेगा, इस तरह का कंडीशन यहाँ के अंदर बनेगा। सीखिए, समझिए, सब लोग आगे बढ़ने का प्रयास करिए। मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी अटेन्ड बाय रॉकेट आफ्टर टाइम t।
ठीक है। जहां एम आर क्या है, रेजिडुअल मास है, एम नॉट क्या है, ये शुरुआती मास रॉकेट का है जिसमें फ्यूल भी शामिल रहा होगा। और बच्चों यू रिलेटिव क्या है, फ्यूल के इजेक्शन की वेलोसिटी है किसके रेस्पेक्ट में, रॉकेट के रेस्पेक्ट में। तो अगर कोई क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है बड़ी इजीली बच्चों इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। एक्सीलरेशन पूछा जाता है तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। डीएम ओवर डीटी का मतलब रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ how much kilogram of fuel is ejecting per unit time, that is dm over dt, from which rate mass of rocket is going to be decreased, वही उसी रेट से फ्यूल भी निकल रहा होगा, दैट इज डीएम ओवर डीटी, दोनों को कह सकते हैं। तो बच्चों यहाँ वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है, अब जरा सोचो रॉकेट उड़ता गया उड़ता गया उड़ता गया, वेलोसिटी बढ़ते 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 बढ़ते, एक समय ऐसा आएगा कि उसका फ्यूल पूरा खत्म हो जाएगा और उस समय रॉकेट का इंजन बुझ जाएगा हम कह सकते हैं, और रॉकेट उस समय मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड कर चुका होगा। बच्चों जब रॉकेट मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड कर चुका होगा, उसके पूरे फ्यूल का कंजम्पशन हो चुका होगा, तो ऐसे केस में जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है उसको हम लोग नाम देते हैं बच्चों ब्रंट आउट वेलोसिटी। ब्रंट आउट वेलोसिटी मतलब अब पूरी तरह से फ्यूल बर्न हो चुका है, कंबस्चन उसका हो चुका है, वेलोसिटी मैक्सिमम गेन हो चुकी है। बच्चों उस वेलोसिटी को हम लोग बर्न आउट वेलोसिटी का, बर्नट आउट वेलोसिटी का नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर चलते हैं, इसके आगे अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। बच्चों एक छोटा सा टॉपिक होता है इम्पल्स। इम्पल्स को हिंदी भाषा में आवेग कहा जाता है। ये टॉपिक बिल्कुल लीनियर मोमेंटम से मिलता जुलता है। बच्चों जब किसी बॉडी पर कोई एक हाई फोर्स, एक अच्छा खासा फोर्स बहुत छोटे समय के लिए लगाया जाता है, तो बच्चों फोर्स के इस प्रभाव को हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। जैसे फुटबॉल है, उसमें किक किया गया पैर से, कितनी देर तक टच रहा होगा, बहुत कम समय, मिली सेकेंड के लिए टच रहा होगा, बच्चों फुटबॉल बहुत दूर निकल जाता है। तो फोर्स के इस प्रभाव को हम लोग इम्पल्स कहते हैं, जिसका कि मैथमेटिकल देखिए ग्राफ जो हमने बनाया है, कोई बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स 0 था t1 टाइम पे, तब तक एकाएक फोर्स बढ़ा और फिर खत्म भी हो गया एक छोटे से समय अंतराल में। ये तो मैंने बढ़ा के आपको दिखाया ताकि समझ में आए। बच्चों यहाँ के अंदर छोटे से समय अंतराल में खत्म भी हो गया। यहाँ फोर्स के इस प्रभाव को बच्चों हम इम्पल्स का नाम देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों एवरेज वैल्यू ऑफ इम्पल्स यहाँ के अच्छा एवरेज की बात बाद में करेंगे। बच्चों इम्पल्स का मैथमेटिकल मॉडल जो होता है, इक्वेशन जो होता है, वो कहलाता I इक्वल टू एफ डी टी। मेरे प्यारे बच्चों एफ फोर्स का इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में, और जितनी देर तक फोर्स लगा वो वाला रेंज, T1 से T2 के बीच फोर्स लगा है। अगर एवरेज इम्पल्स की बात करें तो हम कहेंगे एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन, ठीक है। और एवरेज फोर्स को हम लिखते हैं डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। डेल्टा टी विल बी कैंसल्ड आउट एंड द रिमेनिंग पोर्शन दैट वी विल गेट हियर डेल्टा पी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इम्पल्स विल बी इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब हुआ बच्चों कि इम्पल्स की जो एवरेज वैल्यू होगी वो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होगी बच्चों। और इस थ्योरम को हम लोग, इस स्टेटमेंट को एक थ्योरम का नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है बच्चों, इसको हम नाम देते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। पूछा जाए कि भाई इम्पल्स की यूनिट क्या होगी, तो यहाँ से देखें न्यूटन इंटू सेकेंड हो गया। यहाँ से देखें जो हमारा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का यूनिट होता था किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, सेम यूनिट किसके लिए होगा बच्चों, इम्पल्स के लिए होगा। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ के अंदर सिचुएशन बनता है, कंडीशन बनता है। इस पे भी कभी कभार एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाता है, बहुत ईजिली आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है बच्चों हमारा अगला टॉपिक है रीबाउंसिंग ऑफ बॉल। रीबाउंसिंग ऑफ ए बॉडी या बॉल, कोई भी चीज़ हो, फ्रॉम दी सरफेस, रिजिड सरफेस। तो यहाँ क्या होता है, सपोज करिए मैंने किसी बॉल को ऐसे रिलीज कर दिया, किसी रिजिड सरफेस पर वो जाके किसी वेलोसिटी से टकराया और फिर रीबाउंस होगा। जब रीबाउंस होगा तो आप देखोगे उस हाइट तक वो पहुँचेगा नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का यहाँ टकराव में लॉस होता है। वहाँ तक ना पहुँचकर थोड़ा कम हाइट तक पहुँचेगा और फिर बच्चों फिर जाके टकराएगा। जितनी वेलोसिटी से यहाँ गया था लौट के फिर उतनी से ही आएगा, टकराएगा। बच्चों सभी एक ही लाइन में होंगे, मैंने लाइन को अलग अलग करके दिखाया, गया फिर आएगा। अब यहीं पर टकराएगा, लेकिन मैं यहाँ दिखा रहा हूँ V1 से टकराया, पहला टकराव ये हुआ, रीबाउंस के बाद गया और पहली बार टकराव हुआ। यहाँ पर बच्चों फिर
क्या होगा, किसी वेलोसिटी से ऊपर उठेगा, फिर यहाँ पर बच्चों ये हमारे पास किसी हाइट तक जाएगा, अब हाइट और छोटा हो जाएगा, फिर यहाँ पर आके गिरेगा, जितनी वेलोसिटी से गया था उतनी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से फिर टकराएगा, फिर रिबाउंस होगा। इस तरह से धीरे धीरे हाइट घटते घटते अंत में जाकर कहीं रुक जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर पूछा यह जाता है कि सर आप ये बताइए, यहाँ पर nth रिबाउंस के बाद, nth रिबाउंस के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, nth रिबाउंस के जस्ट बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस पर चर्चा होती है। यहाँ के अंदर पूछा जाता है कि nth रिबाउंस के बाद वो कितनी हाइट तक, जैसे दूसरे रिबाउंस के बाद, पहले रिबाउंस के बाद कितनी हाइट तक गया, दूसरे रिबाउंस के बाद कितनी हाइट तक गया, 10वें रिबाउंस के बाद कितनी हाइट तक गया, ये सारी बातें पूछी जाएंगी। टोटल वो चलने से और रुकने तक में टोटल यहाँ पर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, कितना टाइम लेगा, बच्चों ये सभी सवाल यहाँ के अंदर पूछे जाते हैं। तो ध्यान से समझ लीजिए चीज़ों को। बच्चों पहली बात, यहाँ से वो u=0 से मैंने इसको ड्रॉप किया है और आके ग्राउंड से टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी जो यहाँ के अंदर होगी वो हो जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर 2g × h0, मैंने वहाँ लिखा है। फिर ये ऊपर उठेगा, रीबाउंस होगा, थोड़े कम वेलोसिटी से कुछ हाइट तक जाएगा। तो अगर पूरा एनालिसिस किया जाए बच्चों तो यहाँ पे पता चलता है कि nth रिबाउंस के बाद, जैसे पहले रिबाउंस के बाद, दूसरे रिबाउंस के जस्ट बाद, तीसरे रिबाउंस के जस्ट बाद कितनी वेलोसिटी वो लेगा, कितनी वेलोसिटी उसको मिल रही होगी, तो उसके लिए बच्चों बेसिक इक्वेशन याद रखिएगा। nth रिबाउंस की जस्ट nth रिबाउंस के बाद जो वेलोसिटी उसको मिलेगी वो होगी a⁴n × v0, और v0 क्या था, ये वाली वेलोसिटी था शुरुआती जिससे टकराया था, जो कि स्क्वायर रूट के अंदर 2g × h0 के बराबर होगा। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि nth रिबाउंस के बाद वो कितनी हाइट तक जाएगा। तो बच्चों nth रिबाउंस के बाद मतलब hn, दूसरे रिबाउंस के बाद पूछता है h2 बताते, तीसरे रिबाउंस के बाद पूछता है h3 बताते, nth रिबाउंस के बाद hn ये होगा e⁴n मल्टीप्लाइड बाई h0। ठीक है, h0 ये हाइट है जहाँ से उसको गिराया गया था। बच्चों अगला सवाल हमसे ये होगा, यहाँ से चला आया, यहाँ तक गया, फिर आया, यहाँ तक गया, फिर आया, यहाँ, ऐसे होते होते वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा मोशन समाप्त होने तक में। तो बच्चों उसके लिए एक इक्वेशन है, याद रखना है आपको, s = 1 + e² डिवाइडेड बाई 1 - e² मल्टीप्लाइड बाई h0। ठीक है बच्चों, मैं पूछूं कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, यहाँ से चला था और अल्टीमेटली जब भी रुकेगा यहीं आके रुकेगा, यही तो हो रहा मोशन, अल्टीमेटली यहीं तो रुकेगा। तो इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट ये वाला क्या था, ये वाला डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमारे पास ये कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू h0, जो कि क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। मेरे प्यारे बच्चों अगला जो सिचुएशन हमारे सामने है, जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं, समझने समझाने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों एक सवाल और यहाँ से छूट रहा है, पूछा जाता है चलने में शुरू होने में और रुकने तक के बीच में कितना समय वो लेगा। तो समय जो इसके द्वारा लिया जाएगा वो होता 1 + e डिवाइडेड बाई 1 - e स्क्वायर रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ h0 डिवाइडेड बाई g। ये आप याद रखिएगा बच्चों, जहाँ से उसने मोशन की शुरुआत की थी और कभी ना कभी वो स्टॉप होगा, कितना समय लेगा स्टॉप होने में, जो समय यहाँ लिया जाएगा रुकने में वो होगा 1 + e डिवाइडेड बाई 1 - e मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट के अंदर 2h0/g। इसको याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, इक्वेशन याद रखिएगा, आपका फायदा करेगा। प्रॉपर क्लास में मैंने डिराइव करके सारी बातें बताई हैं, लेकिन फिलहाल ये रिवीजन है, कम से कम इक्वेशन याद रखिएगा, विथ कॉन्सेप्ट आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा।